हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीसी। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर की डिस्कशन की हमारी एक सीरीज चल रही है, उसका पार्ट 8 डिस्कस करेंगे आज हम। बेसिकली क्या रहता है इन सीरीज के अंदर, हमने 1 to 7 अभी तक हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर चुके हैं जो कि पंजाब एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। 2015 से 20 तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं, वील ट्राई एंड कवर ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन दिस सीरीज। इसके अंदर हम जीके, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन तीनों सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। मेक श्योर अगर आपने पहले की 1 to 7 वीडियोस नहीं देखी, गो चेक देम फर्स्ट एंड फिर 8 से कंटिन्यू करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first question here with us is the Dastak system, which was adopted by British in the initial stages of their expansion, was related to. द क्वेश्चन इज जो दस्तक सिस्टम था जो कि ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट किया था इनिशियल एजेस में जब वो एक्सपैंड करने वाले थे, वो किस चीज से रिलेटेड था? इट वाज बेसिकली रिलेटेड टू ट्रेड प्रिविलेजेस एंड द कंसेशंस। ट्रेड से रिलेटेड था बेसिकली, मिलिट्री पावर से नहीं था रिलेटेड, जुडिशियल से भी नहीं था, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट्स से भी नहीं रिलेटेड था। इट वाज जस्ट रिलेटेड टू ट्रेड। ट्रेड के से भी कैसे? ट्रेड प्रिविलेजेस एंड ट्रेड कंसेशंस। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रिफॉर्मर एंड द फिलोसोफर फ्रॉम रामानंदी संप्रदाय इन द lineage ऑफ जगद्गुरु रामानंद आचार्य? क्या है यहाँ पे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रिफॉर्मर एंड द फिलोसोफर फ्रॉम रामानंदी संप्रदाय इन द lineage ऑफ जगद्गुरु? मेक श्योर आपने ये इनके बारे में पढ़ रखा है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहे हैं इनका लिए कौन सा एक रिफॉर्मर था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रिफॉर्मर एंड द फिलोसोफर फ्रॉम रामानंदी? इसका आंसर जो रहेगा दैट इज तुलसीदास। रामानंद ऑलरेडी हमें यहाँ गिवन है, रामानंद आचार्य ये नहीं है आंसर, वाल्मीकि भी नहीं है, तुकरम भी नहीं है। तुलसीदास इज योर राइट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन जो है दैट इज द स्टोरी ऑफ विदय महादेव इज नरेटेड इन। जो विदय महादेव की जो स्टोरी है दैट इज नरेटेड इन, दैट इज बीइंग नॉट बीइंग नरेटेड इन अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, इट इज रिकॉर्ड नरेटेड इन छंदोग्य उपनिषद, नो, samveda, no. Answer to this question is yajurveda. Okay, option number B is your right answer here. Next question is, consider the following statements about the agrarian system under the Delhi Sultanate and Mughal Empire. Alauddin Khilji imposed taxes called charai and ghari. ये जो हैं ये टैक्स के नाम है charai and ghari, and they are telling us कि अलाउद्दीन खिलजी ने इनको क्या किया था? इम्पोज किया था। हमें अब बेसिकली इसके अंदर क्या बताना है? हमें 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 ऑप्शंस गिवन है। हमें बताना है कि इसके अंदर कंसिडर करनी है जो स्टेटमेंट्स गिवन है कि कौन सी ट्रू है। तो अब हम इसमें से मार्क करते रहेंगे जो ट्रू है एंड अकॉर्डिंगली आंसर कर देंगे। ये हमारी फर्स्ट वन तो ट्रू है, ये फर्स्ट वन, बिकॉज अलाउद्दीन खिलजी ही थे जिन्होंने इम्पोज की थी ये 2 टैक्सेस, चराई एंड घारी। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक इम्पोज एडिशनल सेसेस कॉल्ड अबवाब्स ऑन द पीजेंट्स। अगेन ये बिल्कुल ठीक है। मेक श्योर जैसे अब आपको ये क्वेश्चन गिवन है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी, मेक श्योर कि आप इनको कहीं पे भी अपने नोट्स एक बनाएं, उसके अंदर जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, बिकॉज यू वॉन्ट रीड। अगर आपने पूरा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रखा है और आपने ये इम्पोज, उसने ये टैक्स किए थे, ये नहीं पढ़ रखा, तो आप वापस से वहां जाके उसको नहीं याद कर पाएंगे, बिकॉज यू आर नॉट गिवन विद दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। बट वॉट यू कैन डू इज, आप एक नोट्स बना सकते हैं अपने, जिसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपने नहीं पढ़ी, आप वो नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपके लिए इजी रहे एंड डेज में जब आपका एग्जाम बहुत नियर है, आप सिर्फ वो नोट्स पढ़ पाए। तो हमारा जो दूसरा है वो भी ठीक है, दैट मोहम्मद बिन तुगलक ने इम्पोज किया था एडिशनल सेस जिसका नाम था अबवाब्स ऑन द पीजेंट्स। किस पे हुआ गया था ये वाला सेस चार्ज? पीजेंट्स पे। अगला है, अंडर अकबर द असाला सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एग्जिस्टेड। Again, it is very true. Under Akbar, the Asala system of land revenue existed. अगला है, Jahangir introduced the Nusk system of assessment. No, he didn't introduce any of this system called Nusk. So here, 1 is true, 2nd is true, 3rd is true, 4th one is not true. So we'll check the options in which we see 1, 2 and 3, not 4.
So in first we are given with all the four, it is wrong. Second is right, third is wrong, fourth is also wrong. Option number B here is your right answer. Next question given to us is, who among the following who among the following was the French explorer who visited the court of Emperor Shah Jahan and left a detailed account of Takhti-Tos, which is a पीकॉक थ्रोन? इस क्वेश्चन को एक बार समझिएगा कि वो पूछ रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग, जो ऑप्शंस गिवन है उसके अंदर से कौन सा फ्रेंच एक्सप्लोरर था जिसने विजिट किया था कोर्ट ऑफ एम्परर शाहजहां एंड लेफ्ट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ तख्ती-तोस. ये क्या होता है? ये एक पीकॉक थ्रोन था. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, पहले हम सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे. जीन बैटिस्ट तवेनियर, ये ऑप्शन नंबर जो ए है यही आपका सही आंसर है. जीन बाप्टिस्टे तवेनियर. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर हियर. अगला क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज फायर ब्रांड ऑफ साउथ इंडिया? हमें ऑप्शन गिवन है 4, हमें इसमें से बताना है इनमें से फायर ब्रांड ऑफ साउथ इंडिया कौन था. राधा कृष्णन, ईवी रामास्वामी नायकर, कस्तूरी रंगा अय्यंगार एंड एस एस्तमूर्ति. ठीक है, एस सत्यमूर्ति. अब हमें बताना है कि इसके अंदर से कौन सा सही आंसर है, किसको कहा जाता था एज द फायर ब्रांड ऑफ साउथ अमेरिका. एस सत्यमूर्ति वाज नोन एज द फायर ब्रांड ऑफ साउथ इंडिया. ये क्वेश्चन पंजाब के पेपर में भी और एसएससी में भी आ रखा है. फाइन, अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी हम. Who is the current president of FIFA, the Federation Internationale Football Association? Just to let you know, ये आया था 17 के पेपर में. ठीक है, बट ऑब्वियसली अब हमें करंट पूछा गया है. करंट मीन्स अब का, करंट मीन्स द प्रेजेंट टाइम वी आर लिविंग इन. करंट का मतलब प्रेजेंट होता है. तो अभी द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गियानी इन्फेंटिनो. ऑप्शन नंबर बी is your right answer. First is wrong, C is wrong and D is wrong. And just letting you know कि at this time also 2018, 17 to 18 it is the question being asked, and in 18 also he was the president of FIFA. Make sure you know the full form of FIFA. Make sure you know the president of FIFA because it is been asked 2 to 3 times earlier as well. इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा और याद करिएगा. अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पंजाबी राइटर्स हैव बीन अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस ज्ञानपीठ अवार्ड? अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन. हमें बताना है इसके अंदर से ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है, कौन से पंजाबी राइटर को मिला है. तो गुरदयाल सिंह, अमृता प्रीतम, सुरजीत पतर, जसवंत कनवल. अब देखिए हमें ऑप्शंस यहाँ पे 4 गिवन है. अगेन जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, इसके अंदर से हमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और सारे के सारे भी हो सकते हैं जिनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला गया हो. तो अब हमें यहाँ पे चेक करना है. गुरदयाल सिंह को ये अवार्ड मिला है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट. अगला है अमृता प्रीतम. अमृता प्रीतम को भी ये अवार्ड मिला है. सुरजीत पतर को नहीं मिला, जसवंत कंवल को नहीं मिला. ये ज्ञानपीठ प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो, तो इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट. अब हम चेक करेंगे, हियर इट इज इन ऑप्शन नंबर सी. तो ऑप्शन नंबर सी हियर इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनकर अज हमें हिलाते दर गुज़श्त, हलाल अस्त बर्दन बी शमशेर दस्त. दिस वर्स इज अ पार्ट ऑफ विच वर्क बाय गुरु गोबिंद सिंह जी. पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वर्स है ये किसके वर्क का है, गुरु गोबिंद सिंह जी. अब हमें बताना है उनका कौन सी चीज का ये पार्ट है. ये जो वर्स हमें गिवन है, ये जो पार्ट है ये है जफरनामा का. ऑप्शन नंबर बी, जफरनामा का ये जो पार्ट है गुरु गोबिंद सिंह जी के वर्स का उसमें है. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. By Pitt's India Act, the members of Governor General's Council were reduced to 3. Again हमें वही ऑप्शन है 1, 2, 3. हमें बताना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है यहाँ पे. तो ये बिल्कुल ठीक है. By Pitt's India Act, the members of Governor General's Council were reduced to 3. Yes, absolutely right. अगला है Pitt's India Act
abolished the monopoly of companies Indian trade. monopoly का क्या मतलब होता है? You guys need to know monopoly is a very commonly used word. monopoly का मतलब होता है जब एक सिंगल बंदा ही कोई बिजनेस करता है, या मोनो का मतलब होता है जब एक सिंगल बंदा ही कोई काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे अब हमें अगली चीज क्या गिवन है? पिट्स इंडिया एक्ट अबॉलिश द मोनोपोली ऑफ द कंपनीज इंडियन ट्रेड। नो, ये नहीं हुआ ऐसा कुछ। बाय पिट्स इंडिया एक्ट थ्रू अ सप्लीमेंट्री एक्ट द गवर्नर एंड द गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू होल्ड द ऑफिस ऑफ कमांडर इन चीफ इन स्पेशल केसेस। अगेन इट इज राइट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 आर राइट, एंड हम चेक करेंगे ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो अभी बेसिकली क्या था यहाँ पे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्ट था उसको ही कहा गया था पिट इंडिया एक्ट। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन दे रही हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट की हम बात कर रहे हैं, यही था, यही नाम है किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये तो फॉर श्योर ही सुना होगा आपने और पढ़ा भी होगा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्ट था 1784 में, ये और पिट्स इंडिया एक्ट एक ही बात है। ये जो एक्ट था ये था पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, जिसके अंदर क्या था कि जो भी शॉर्ट कमिंग्स थी उनका एक रेगुलेटरी एक्ट था 1773 का। इसके अंदर जो भी शॉर्ट कमिंग्स थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में, इंडिया के जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब रूल कर रही थी तो जो भी शॉर्ट कमिंग्स आती थी, तो इस एक्ट के अंदर जो भी कमियां थी उन्होंने ये एक्ट बनाया ताकि वो पूरी कर सकें, और जो जब इंडिया अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल था तो वो ये सारी चीजों को ध्यान रख पाए और अच्छे से कंट्रोल कर पाए, तब जाके ये ईस्ट इंडिया या पिट्स इंडिया एक्ट बना था। बेसिकली इसके अंदर आपको इसका ईयर पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि पिट्स इंडिया एक्ट और ईस्ट इंडिया कंपनीज एक्ट एक ही था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। While watching three-dimensional pictures, we need to wear. A very important question again. अगर हम थ्री डायमेंशनल पिक्चर देख रहे हैं तो हमें वी नीड टू वेयर व्हाट? मैग्नीफाइंग ग्लास, कन्वेक्स ग्लास, पोलरॉइड ग्लास, व्हाट? वी नीड टू वेयर पोलरॉइड ग्लास। फाइन, वी नीड टू वेयर पोलरॉइड ग्लास। कब? जब हम एक थ्री डायमेंशनल पिक्चर को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, दिस इज द रीजनिंग सेक्शन, वी आर स्टार्टिंग नाउ। चलिए देखते हैं। P3CR5FT8IV1 होगा ये, रीजन बिंग क्योंकि सेंटर में सबके नंबर है, एंड एल के आगे क्या होगा? तो अभी बेसिकली इसको भी ये आई ही मानते हैं, सॉल्व करते हुए देख लेंगे। ये हमारे पास जो है ये एक सीरीज होती है, सीरीज में हमारे पास नंबर सीरीज भी आती है और अल्फाबेट सीरीज भी आती है। तो यहाँ पे वी आर गिवन विद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, क्योंकि ये देखिए ये P जो है PC, अगर हम P3C की बात करेंगे, ये अल्फाबेट है, ये नंबर है, तो यहाँ पे जब दोनों चीजें हैं तो इसको क्या बोलेंगे? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है ये। फाइन, ये कौन सी सीरीज है? ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। तो इसके अंदर अब हम देखेंगे, यहाँ पे आपको बेसिकली एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी कोडिंग डिकोडिंग करने लगे हो या अल्फाबेट सीरीज करने लगे हो, आपको ना A to Z सबके नंबर याद होने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बहुत अच्छे से याद है सबके नंबर तो इजीली सॉल्व करा जा सकता है। अब यहाँ पे मुझे पता है P का नंबर होता है 16 और यहाँ पे मुझे पता है कि जो C का नंबर होता है वो होता है 3। सिमिलरली यहाँ पे मुझे पता है R5F। अब यहाँ पे R का नंबर होता है 18, 5 एज इट इज रहेगा, इसका होता है F का 6। T8I, I का नंबर मुझे पता है क्या होता है 9, 8 एज इट इज, इसका आ जाएगा 20। अगला देखूंगी मैं V, यहाँ पे मुझे बीच में I लग रहा है और यहाँ पे 2 लग रहा है, तो मैं यहाँ देखूंगी कि यहाँ क्या आएगा। जो V है वो आता है 22 पे और यहाँ पे ये 9 आएगा। मेक श्योर इट इज 9, और यहाँ पे 9 आ गया, और यहाँ पे जो उसके बाद हमें गिवन होगा वो होगा 12। तो यहाँ पे कुछ एक गड़बड़ हो गई है, ये जो लिखना था ये आएगा V912, ओ सॉरी V9L, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, L आ जाता है 12 पे। उसके बाद हमें बताना है अब यहाँ क्या आएगा। तो देखिएगा अब बहुत ध्यान से, इसको नंबर को हमें याद थे तो नंबर को लिखने का बेनिफिट क्या हुआ मैं आपको वो एक्सप्लेन करने लगी हूँ।
यहाँ पे अगर मैं P के बाद R देखती, T देखती, V देखती, वो लॉजिक फाइंड करना वाज रियली वेरी डिफिकल्ट। बट अब मुझे दिख रहा है 16, हम सबका फर्स्ट वाला अल्फाबेट उठाएंगे, 16, 18, 20, 22। अगला क्या आएगा? इट इज सो सो इजी। इसमें +2 कर रहे हैं 18 बन रहा है, इसमें +2 कर रहे हैं 20 बन रहा है, इसमें +2 कर रहे हैं 22 बन रहा है, इसमें +2 करेंगे 24 बनेगा। तो मुझे पता चल गया कि मेरा जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा उसका कोड क्या है, 24। उसको उस किस नंबर पे आता है, वो 24 पे आता है। चलो दैट्स इट। अगला देखूंगी अब मैं। अगला जो चल रहा है वो है सेंटर का नंबर। ये अब 3 वाली सीरीज शुरू कर रहे हैं। 3, 5, 8, 9, और यहाँ क्या आएगा? गिव मी अ मिनट, लेट मी चेक। 9 यहाँ पे 12 है, सॉरी। यहाँ पे क्या है हमारे पास? 12 है। हमने यहाँ पे इसको चेंज किया था। तो गिव मी अ मिनट, आई शो यू समथिंग। ये देखिए, ये चीज थी ना जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। अब मैंने इसमें क्या करा, ये जो कॉमा है ना, ये कॉमा यहाँ नहीं है। अगर आप ये देखेंगे ये वी है, ठीक है। हम इसको यहाँ पे फिर से एक बार लिख लेते हैं। चलिए देखिए क्या गिवन है हमें, V12L। ये इसकी गड़बड़ हो गई थी बीच में, जो हमें यहाँ पे कॉमा था। तो यहाँ पे अब हमारा नंबर आ गया 12, हमने 12 लिख लिया। तो जब हमने यहाँ पे 12 लिख लिया, अब हमें दिख रहा है 3 में कितने जोड़ेंगे 5 बनेंगे 2, 5 में कितने जोड़ेंगे 8 बनेंगे 3, और 8 में कितने जोड़ेंगे कि 12 बनेंगे तो 4। ये तो हमारा एक सीक्वेंस चल रहा है 2 3 4। अगला ऑब्वियसली पता है 5 करेंगे ऐड। तो जब हम 12 में 5 ऐड करेंगे इट बिकम्स 17। तो हमें पता चल गया यहाँ पे आएगा 17। यहाँ 24 पे जो आता है वो आएगा, यहाँ 17 आएगा। अब हम ये वाली सीरीज शुरू करते हैं। सी, थर्ड पॉइंट पे आ गए ना, सी, फिर अगले का एफ है, फिर अगले का आई है, और फिर अगले का एल है। अब हमें बताना है यहाँ क्या आएगा। सी का जो कोड रहता है वो रहता है 3, एफ का 6, आई का 9, एल का 12। यहाँ क्या है, +3 +3 +3 दिख रहा है ना। या हम कह सकते हैं +3 हो रहा है, या हम कह सकते हैं 3 का टेबल चल रहा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ, यहाँ आ जाएगा 15। चलिए, अब हमने ये तो फॉर्मेट एक प्रिपेयर कर लिया। अब हमें इसमें आंसर लिखना है ताकि हमारे को पता चल जाए कि यहाँ क्या आएगा। जस्ट टू इन्फॉर्म यू, 24 पे x आता है, तो यहाँ पे लिखा मैंने x। अब मैं बताती हूँ ये 24 पे आपने x याद कैसे करना है। देखिए, x लिखते हैं ऐसे, एक लाइन और दो लाइनें। दो लाइन्स थी ना, हमने लिख दिया 2 लाइन्स, 2 पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। क्या बन गया आपका 24। एक्स किस पे आता है अब, 24 पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 17, और 15 पे क्या आता है, 15 पे आपका आता है ओ। अब हम चेक करेंगे एक्स, 17 और ओ। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, इट इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। इतनी देर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लगेगी। इट्स जस्ट दैट कि मुझे स्टेप वाइज कराना था तब इतना टाइम लगा, अदरवाइज ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, लुक केयरफुली एट द सीक्वेंस ऑफ द सिंबल्स टू फाइंड द पैटर्न। हमें एक पैटर्न समझना है और उसके बाद बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। देखिए, ये ई है, ये ई नीचे गया, और ये ई ऐसे का ऐसा रहा। अगले सीरीज में जो सेंटर वाला है वो तो एज इट इज रहा, पर ये वाला जो ई था ये नीचे हो गया। इसका क्या मतलब है, ये क्लॉकवाइज एक बार घूमा। ई ऐसे था ना, क्लॉकवाइज मतलब होता है ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज होता है ऐसा। ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज जब ई घूमेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ये यही हुआ ना, ये वाला ई ये बन गया, ये वाला ई ये बन गया। तो अब हमें अगली चीज की बनाएगी, ये ई क्या है, ये ई ऊपर की तरफ है। तो हमें पता है कि जो सेंटर वाले थे वो एज इट इज रह रहे हैं, तो जो सेंटर वाला है वो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई। ठीक है, और ये जो ऐसे थे ये क्या हो गए, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गए, ये एंटाई क्लॉकवाइज हो गए। जब ये एंटाई क्लॉकवाइज हो गए तो हमें तो इनका वैसे भी कुछ नहीं करना था, क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क ही सेंटर वाली इमेज पे है। सेंटर वाली इमेज हमें ये पता चल गई। एक बार चेक करने के लिए मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। पहले स्टेप में कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन थी, दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, तीनों ई एक ही तरफ फेस कर रहे हैं, नीचे की तरफ। सिमिलरली अगर यहाँ पे कुछ भी इमेज गिवन है, तीनों ई कहाँ फेस करेंगे, ऊपर की तरफ। किसी भी तरीके से दोनों में से आप सॉल्व कर सकते हो। और अब हम देखेंगे ये कौन सी ऑप्शन में है। ये ऑप्शन नंबर 3 में आपको गिवन है, जो हमने अभी पढ़ा। फाइन। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे।
Statement 1, 2 and 3 are odd. This is coded as this, so this will be coded as what? तो अब हम देखते हैं कैसे ये कोड हुआ. Z, Y, X, W का कोड है जो वो है A, B, C, D. तो अगर ये इस हिसाब से इसका कोड बना तो हमें STUV का बताना है कोड क्या बनेगा. Z का कोड रहता है 26, 25, X का 24, W का 23, A का कोड रहता है 1, 2, 3 एंड 4. तो इफ यू सी वेरी क्लियरली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे इन्होंने बैक से अल्फाबेटिकल स्टार्ट कर रखा है, इधर से इन्होंने फ्रंट से स्टार्ट कर रखा है. बट वहां पे अब हमें यहाँ STUV के लिए फाइंड करना अब डिफिकल्ट हो जाएगा. तो व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, द थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड ओवर हियर इज, यहाँ पे Z का कोड इन्होंने A बनाया, इसका B बनाया, इसका C बनाया, इसका D बनाया, इसका कोड 1, इसका कोड 2, इसका कोड 3, इसका कोड 4. यहाँ तक तो हमें क्लियर है. अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो अगर तो ये तो दिख रहा है ऑपोजिट्स हैं एक दूसरे के, बिकॉज Z एंड होता है A फर्स्ट होता है, Y सेकंड लास्ट होता है, B सेकंड होता है. तो ये तो हमें क्लियर कट दिख रहा है. बट अगर आपको फिर भी सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो एक चीज का ध्यान रखिए, 26 है और 1 है, इसको ऐड करोगे क्या बनेगा 27. 25 के अंदर 2 ऐड करोगे क्या बनेगा 27. 24 में 3 ऐड करोगे 27. 23 में 4 ऐड करोगे अगेन 27. अब हम यहाँ पे इनके पहले कोड्स लिखेंगे. इसका कोड है 19, 20, 21 एंड 22. अब हमें पता है कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ताकि कुछ भी यहाँ पे चार जो भी आएंगे अल्फाबेट्स, मेक श्योर जब ऊपर वाला और नीचे वाला ऐड हो रहा है तो वो सम क्या बना रहे हैं अपना 27. तो यहाँ पे अगर 19 है और यहाँ पे 27 है, यहाँ कितनी वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ वैल्यू आनी चाहिए 8. सिमिलरली यहाँ पे 20 है, हमें 27 गिवन है, यहाँ पे आना चाहिए 7. यहाँ पे क्या आएगा उस हिसाब से 6, और यहाँ पे क्या आएगा 5, क्योंकि 22 में 5 प्लस करोगे 27 आएगा, 21 में 6 प्लस करोगे अगेन 27 आएगा. तो ऐसे चलेगा. अब हमें ये 8765 को वैल्यू देना है. 8 आता है हमारा H पे, 7 पे आता है G, 6 पे आता है F एंड E आता है 5 पे. सो द आंसर हेयर बिकम्स H, G, F एंड E. तो ये आपका आंसर आएगा. आई होप आपको समझ आ गया होगा. इधर हमने क्या करा, इधर हमने 27 जो है वो सबका टोटल चेक करना है, या फिर अपोजिट्स बोल सकते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ बुक इज कोडेड एज पेंसिल, अगर बुक को पेंसिल कहा जा रहा है, पेंसिल को मिरर कहा जा रहा है, मिरर को बुक कहा जा रहा है, तो हमें बताना है कि व्हाट इज यूजफुल टू राइट ऑन अ पेपर. टू राइट ऑन अ पेपर वी नीड अ पेंसिल. अब हम देखेंगे पेंसिल को क्या कहा जा रहा है. पेंसिल इज कोडेड एज मिरर. तो जब पेंसिल का कोड ही मिरर है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन बिकम्स मिरर. मेक श्योर आप यहाँ पे बुक मत मार्क करना, बिकॉज हमें बताना है, हमें ये पता है कि हम किस चीज से लिखते हैं, हम पेंसिल से लिखते हैं. हमें बताना है पेंसिल को क्या कहा जाता है, ये नहीं बताना है कि पेंसिल किसको कहा जाता है. अगर पेंसिल किसको कहा जाता पूछा होता तो आंसर होता बुक. वो बोल रहे हैं कि हमें क्या चीज की जरूरत होती है, टू राइट ऑन अ पेपर. वी रिक्वायर अ पेंसिल टू राइट ऑन अ पेपर. एंड ये जो पेंसिल है इसको क्या कोड किया गया है, मिरर. तो आंसर क्या रहेगा, मिरर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इफ कमल सेज रवि's मदर, ये हमारे पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है. अनदर अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इट इज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये चैप्टर. इफ कमल सेज रवि's मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर. कमल कहता है, जो ये हमारे पास अपोस्ट्रोफी यहाँ से शुरू करेंगे, रवि's मदर मतलब रवि की मदर. यहाँ पे फीमेल के लिए we'll be using this sign एंड मेल के लिए हम यूज करेंगे ये साइन. ये जो सिंगल एरो होगा ये जाएगा हमारा सिबलिंग रिलेशन के लिए. सिबलिंग का क्या मतलब होता है, भाई बहन का रिश्ता. और यहाँ पे जो डबल एरो जाएगा ये जाएगा हमारा स्पाउस रिलेशन के लिए. स्पाउस रिलेशन कौन सा होता है, हस्बैंड एंड वाइफ वाला. तो रवि की मदर फीमेल, रवि's मदर इज द ओनली डॉटर, ये अकेली अकेली बेटी है किसकी, कमल की मदर की. माए आ गया ना, माए की जगह कमल लिख दो, बिकॉज कमल कह रहा है तो माए पे कमल ही होगा. वो कह रहा है, अगर कमल कहता है कि रवि's मदर, रवि की जो मदर है ये अकेली अकेली बेटी है मेरी मदर की, मतलब दोनों की मदर एक ही है.
और जो कमल है वो सन है, बिकॉज ये तो अकेली अकेली डॉटर है। तो अब वो पूछ रहे हैं हाउ इज कमल रिलेटेड टू रवि। रवि की मदर का भाई है तो उसका लगा मामा इन हिंदी और पंजाबी। बट अगर हम देखेंगे उसका इंग्लिश फॉर्मेशन तो इट इज अंकल। जस्ट टू लेट यू नो, मामा एंड चाचा, उसको अगर हम इंग्लिश में कन्वर्जन करेंगे तो वो अंकल आ जाता है। और ऐसा ही कोई रिलेशन होता है मामी चाची बुआ वाला, तो उसको हम आंट बोलते हैं। इफ इट इज अबाउट फीमेल तो हम उसको आंट बोलेंगे, इफ इट इज अबाउट मेल तो हम उसको अंकल बोलेंगे। फाइन। तो यहाँ पे अब हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा, हाउ इज कमल रिलेटेड टू रवि। अंकल था तो यहाँ पे आ जाएगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए, सो द क्वेश्चन गिवन टू अस इज टू पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन। एक ही डाइस है जिसका हमें दो पोजीशंस गिवन है, ए एंड बी। तो अब हमें बताना है हाउ मेनी पॉइंट्स विल अपीयर ऑन द ऑपोजिट साइड फेसिंग 5 पॉइंट्स। तो ये है डाइस का क्वेश्चन एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी चैप्टर। तो इसका जो रूल रहता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो ये रहता है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एक कॉमन चीज ढूंढनी है। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन है, इधर भी 2 कॉमन है, इधर 1 कॉमन है, इधर 1 कॉमन है और इधर 4 है, इधर 5 है। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम पहले ना नंबर्स लिख लेते हैं जो हमें विजिबल हैं ए में। कौन से नंबर विजिबल हैं, 2 पॉइंट्स है, हम डाइस ए की बात करें, क्लॉकवाइज लिखते हैं, 2 1 और 1 के बाद क्या है 5, लिख दिया। अब एक चीज ध्यान से देखो कि यहाँ पे हमें पता चल गया जो 2 है, 2 के सामने 5 भी नहीं आ सकता, 2 के सामने 1 भी नहीं आ सकता, चल गया ना हमें पता। तो अब हम जब दूसरी डाइस में देखेंगे तो 2 के साथ बिल्कुल हमें क्या दिख रहा है, 4। इसका मतलब 2 के साथ 4 है ना, तो ऑपोजिट तो नहीं हो सकता, मतलब 4 भी नहीं आ सकता। अब हमारे पास टोटल नंबर होता है 1 2 3 4 5। एक भी नहीं हो सकता, हमने मार्क कर लिया, 2 तो खुद ही है वो, 4 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। इसका मतलब 2 के ऑपोजिट क्या आ रहा है, 3। सिमिलरली अगर अब हम यहाँ पे 1 की बात करेंगे तो जो 1 है, 1 के साथ हमें दिख रहा है, बिकॉज ये तो तीनों एक ही साइड्स दिख रही है ना हमें, हम वापस से 1 ही यहाँ से शुरू करेंगे। 1 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 2 आ रहा है, 1 के बाद क्या आ रहा है 5, तो 5 भी नहीं इसके ऑपोजिट हो सकता, 2 भी नहीं इसके ऑपोजिट हो सकता। और यहाँ पे हमें दिख रहा है 4 जो है वो इसके बिल्कुल पास है। तो हमें इधर क्या बात पता चली, इसका भी आंसर 3 दिख रहा है। अब यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 दिख रहा है। अब हम देखेंगे 5। 5 के अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 2 भी नहीं आ सकता, 1 भी नहीं आ सकता। जब 2 भी नहीं आ सकता है, 1 भी नहीं आ सकता है और 3 हमें पता है, या तो 3 इसमें आया या तो 3 इसमें आया, तो इसमें तो अब एक ही ऑप्शन बची हमारे पास, क्या, इधर भी 6 आ सकता था, इधर भी 6 आ सकता था, 3 और 6 दोनों आ सकते हैं। अब इधर जब हम देखेंगे तो हमें पता चल गया कि या तो 3 और 6 में है कुछ, 3 और 6, यहाँ पे हमें पता चल गया कि या तो 3 आएगा या 6 आएगा। अब दोनों में से यहाँ पे किसके, 2 के सामने 6 है या 2 के सामने 3 है, गॉड नोज। यहाँ पे 1 के सामने 6 है या 1 के सामने 3 है, दैट अगेन गॉड नोज, हमें नहीं पता। तो हमें ये तो दिख रहा है ना साफ साफ कि इसके आगे 2 और 1 तो नहीं आ सकते, और 3 या 6 जो है वो दोनों के दोनों 2 या 1 के आगे आ रहे हैं। तो हमारे पास टोटल होता है 1 2 3 4 5 एंड 6। 5 का तो खुद के ही ऑपोजिट देख रहे हैं, 2 आ नहीं सकता, 1 आ नहीं सकता, 3 भी नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता। 5 के ऑपोजिट क्या आंसर है आपका, 4। ठीक है, ये जो है ये वाली जो 2 साइड है और 1 साइड है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट उस तरफ कौन सी साइड है, 4। 4 के इस तरफ कौन सी साइड है, 5। मीन्स 5 के ऑपोजिट क्या है आपका आंसर, 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो हमारे पास है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। P Q R S T U V W are sitting around a circle and they are facing the center. It is very important to check कि वो फेस कहाँ कर रहे हैं, because if you are not knowing कि वो फेस कहाँ कर रहे हैं तो आपको हमेशा लेना है सेंटर। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो आपने सेंटर ही लेना है, बट आपका चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फेस इनसाइड द सर्कल कर रहे हैं कि आउटसाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम 8 लोग बैठे, अब 8 लोग कैसे बैठेंगे, ऐसे, ठीक है, एंड दे आर फेसिंग द सेंटर। तो जो राइट है वो राइट रहेगा, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट रहेगा। इन अदर केस जबकि वो फेस आउटसाइड द सेंटर कर रहे होते तो ऑपोजिट हो जाता। P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T। P जो है वो सेकेंड टू द राइट ऑफ T है। T के सेकेंड टू द राइट 1 2, P इधर आ जाएगा।
टी, अब मैं एक बात आपको और बता रही हूँ, टी हु इज द नेबर ऑफ आर एंड बी, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को, ये जो हु है ये टी के लिए यूज हुआ या टी के लिए यूज हुआ। मैं आपका ये अब एक पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। क्या ये जो हु वर्ड होता है, हु, विच, whom, ये जो वर्ड सारे हैं डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं, और ये इनसे एग्जैक्टली पहले जिस बंदे की बात हो रही होती है ना, ये उसके लिए यूज हो रहा होता है। जैसे टी हु इज द नेबर ऑफ आर एंड बी, मतलब क्या है, ये जो हु है ये टी के लिए यूज हुआ, मतलब जो टी है वो नेबर है आर और वी का। टी यहाँ पे है, ये जो नेबर है ये है या तो आर का और वी का नेबर है, तो हमें नहीं पता आर और वी में से किसका, तो हमने स्लैश लगा के दोनों को लिख दिया आर वी। जो जहां आएगा हम उसको दूसरी साइड पे क्रॉस कर देंगे। एस इज नॉट द नेबर ऑफ पी, तो एस यहाँ नहीं आएगा। वी इज द नेबर ऑफ यू। अब देखो, अगर मैं वी को यहां मानती तो यू यहां भी नहीं आ सकता, यू यहां भी नहीं आ सकता, बिकॉज यहाँ पे टी और पी ऑलरेडी है। तो इसका मतलब वी मैं यहां मानूंगी तो ही यू यहां आएगा, बिकॉज क्या है थर्ड पॉइंट, वी जो है वो है नेबर यू का। अगर वी यहां है तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, आर आएगा। क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ एस नहीं आ सकता, तो या तो एस यहाँ आएगा या तो एस यहाँ आएगा। वो कह रहे हैं जो क्यू है वो एस और डब्ल्यू के बीच में नहीं है, तो एस यहाँ, डब्ल्यू यहाँ, मतलब इनके बीच में कुछ आना है, बट वो क्यू नहीं है। तो ये हमें पता चल गया, इधर ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं अगर एस को इधर बिठाती हूँ डब्ल्यू को इधर बिठाती हूँ तो इधर क्यू नहीं आना चाहिए। इसका मतलब जो एस है वो इन दोनों जगह में से कहीं आएगा, और डब्ल्यू इज नॉट बिटवीन यू एंड एस, मतलब यहाँ पे डब्ल्यू नहीं आएगा। तो अगर मैं डब्ल्यू को बिठाऊंगी यहाँ पे और उसके बाद मैं एस को बिठाऊंगी यहाँ पे, तो यू यहाँ आ जाएगा, ओ सॉरी यू नहीं, क्यू यहाँ आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे, क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, ट्रू। डब्ल्यू इज नॉट बिटवीन यू एंड एस, अगेन ट्रू। मतलब हमने चारों चीजें लगा दी, और अब हम चेक करेंगे हमारा आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, पी यहाँ पे है, ये तो करेक्ट है बिल्कुल। आर इज बिटवीन यू एंड वी, नो। क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट टू डब्ल्यू, yes. U is between W and S, no. P is the immediate right of Q, Q के immediate right पे हम चेक करेंगे तो W है, ये immediate left पे होता तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होता। तो अभी हमारा ऑप्शन नंबर C is your perfectly right answer। अगला है ब्रजेश, जयेश, अमर एंड परवीन आर प्लेइंग कार्ड्स। ये चारों कार्ड्स खेल रहे हैं। अमर इज टू द राइट ऑफ जयेश, जयेश के बिल्कुल राइट पे कौन है, अमर। जयेश जो कि राइट है ब्रिजेश के। अब देखिए यहाँ पे भी वो हु वाली बात आ गई, तो इसने कितना हेल्प किया हमें। जयेश हु इज टू द राइट ऑफ ब्रिजेश। अब हमें पता चल गया हु इज टू द राइट ऑफ अमर, मतलब अमर, देखो हमारा ब्रिजेश हमने ड्रॉ कर लिया, जयेश ड्रॉ कर लिया, अमर ड्रॉ कर लिया, प्रवीण रहता है। हमें नहीं पता प्रवीण इस तरफ भी आ सकता है, प्रवीण इस तरफ भी आ सकता है। अब कैसे पता चलेगा, बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन में ही पूछ लिया कि कौन बैठा है अमर के राइट पे, मतलब प्रवीण यहीं बैठा है। इसका मतलब ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट तैयार हो गया, और हमें पूछ रहे हैं अमर के राइट पे कौन बैठा है, तो अमर के राइट पे बैठा है प्रवीण। ठीक है, ये भी अगेन सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट था। अगली चीज जो हमें गिवन है वो ये है कि जो काफ है दैट इज रिलेटेड टू पिगलेट। जो काफ है वो पिगलेट से रिलेटेड है, तो जो शेड है वो किससे रिलेटेड होता है। तो ये जो हमारा आ जाता है, ये क्लासिफिकेशन या एनालॉगी कह सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक या दो क्वेश्चन इसके भी देखे जाते हैं। काफ का क्या मतलब होता है, यंग काउ। ठीक है, उसी तरीके से पिगलेट का क्या मतलब होता है, पिगलेट का मतलब होता है यंग ऑफ पिग, या जो उसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब जो काफ है वो कहाँ रहते हैं, शेड में। तो जो पिग है वो कहाँ रहेगा, पिगिस्ट्री में। प्रिजन में तो नहीं रह सकता, नेस्ट में। प्रिजन में कौन रहते हैं, प्रिजन इज जेल ना बेसिकली, तो वहां पे थोड़ी जानवर रहते हैं। जो नेस्ट है वहां कौन रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं। और जो डेन है वहां कौन रहते हैं, इट इज वेरी सिंपल थिंग। डेन में कौन रहता है, आस्क योर सेल्फ कि डेन में कौन रहता है। अभी यहाँ पे जो पिगेस्ट्री है, पिगेस्ट्री में हमारे पास क्या आ जाएगा, पिग रहता है।
प्रिजन में हमारे पास रहते हैं जो भी प्रिजनर्स होते हैं, नेस्ट में बर्ड्स, और डेन में हमारे पास क्या आ जाएगा, डेन में लायन रहता है। तो यहाँ पे अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी। द पॉइंट इज, आप लोगों को बस समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि अगर काफ कैसे रिलेटेड है पिगलेट से, क्योंकि काफ अलग चीज है, पिगलेट अलग चीज है। समझो आगे कि जो शेड है वो आगे उसका रिलेशन फाउंड कर रहा है। अगला है ए बी सी रिलेटेड है इससे, तो सी बी ए किससे रिलेटेड होगा। हमने पीछे भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था। ए का नंबर होता है 1, बी का होता है 2, सी का होता है 3, जेड का 26, 25, वाई का 24, एक्स का, सी का 3, फिर बी का 2, फिर ए का 1। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, अब देखिए इनको जब आप ऐड कर रहे हो तो आपका वही का वही चीज वापस से हो रही है, क्या, 27। या तो हम कह सकते हैं कि इनको ऐड करके 27 आ रहा है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, ऑपोजिट लिखा है एक दूसरे के। जस्ट टू लेट यू नो वन मोर थिंग, कैसे ऑपोजिट हमें पता चलता है। किसी भी वर्ड का, जैसे ए, किसी भी अल्फाबेट का ए का अगर हम नंबर चेक करेंगे तो वो है 1, क्योंकि हम ए टू जेड पढ़ते हैं तो हमें पता है ए का नंबर 1 होता है। बट अगर मैं आपको बोलूं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, रिवर्स ऑर्डर में आप कैसे लिखोगे, जेड टू ए, तो Z1 हो जाएगा और A आपका 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर फ्रंट की बात करूंगी A की तो दैट इज 1, बैक की बात करूंगी दैट इज 26। क्या आंसर आएगा, दोनों को ऐड करोगे 27। मतलब जब आप किसी भी अल्फाबेट का फ्रंट और बैक ऐड करोगे आंसर 27 आएगा। सिंपल। तो यहाँ पे अब हमें गिवन है 3, 3 के अंदर कितना ऐड करूंगी 27 आएगा 24, बी में कितना ऐड करूंगी कि 27 आएगा 25, एंड सिमिलरली ए में कितना ऐड करूंगी 1 में 3 आएगा। तो यहाँ पे अब मुझे पता है इधर x आएगा, इधर y आएगा और इधर क्या आएगा, z। तो x y z अब मैं चेक करूंगी, विच इज ऑप्शन नंबर ए इज परफेक्टली राइट आंसर यहाँ पे। अगला देखेंगे क्वेश्चन। 4 जो है अगर वो 18 से रिलेटेड है तो 6 किससे रिलेटेड होगा। 4 18 से कैसे रिलेटेड है, 4 इंटू 4 प्लस 2, नियर बाय तो यही बन रहा है ना, 4 इंटू 4 इज 16 प्लस 2 इज 18। अब 6 सिमिलरली कैसे फाइंड करेंगे, 6 का क्या आएगा, 6 इंटू 6 प्लस 2 कर देंगे, 6 इंटू 6 इज 36 प्लस 2 इज 38, 38 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जैसे हमने सीरीज का क्वेश्चन किया था, यहाँ पे अब हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स वाला सेशन स्टार्ट हो चुका है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमने क्या देखा था कि सीरीज जो है वो अल्फा आई थी और अल्फा न्यूमेरिक भी आई थी। अब इसके अंदर क्या है, आपके पास डायरेक्ट स्टार्ट हो चुका है सीरीज जो कि नंबर बेस्ड है। तो अब हम पहले डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस है 12, यहाँ है 18, यहाँ है आपका 24 और यहाँ है, नहीं, यहाँ पे आपका जो डिफरेंस है 72 माइनस 48 बिकम्स 4, 24 ठीक है, और उसके बाद 96 माइनस 72 बिकम्स अगेन 24। तो हमें बताना है अगली चीज क्या होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देयर इज समथिंग रॉन्ग, या फिर वाई देयर इज समथिंग रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस है और यहाँ पे 0 का डिफरेंस है, विच इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। यहाँ तो यहाँ पे होता है 30, तो हमारा चलता ना +6 +6 +6। तो यहाँ पे हमारे पास जब +30 होता तो यहाँ पे आ जाता हमारे पास 102। फिर हम 102 में क्या करते हैं, 36 ऐड करते हैं, बिकॉज अगेन 6 ना, 102 में 36 ऐड करते हैं, 138 आपका आंसर आ जाता। ठीक है, अभी जो हमें क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे 138 आंसर आ जाता आपका अगर हम वो 6 वाले लॉजिक से चलते। गिव मी अ मिनट एंड लेट मी चेक इफ इट इज मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ अदर सेंस। तो दिस इज 96। चलिए, अब जब यहाँ पे लॉजिक देखा तो लॉजिक क्या है आपका, 18 इंटू 2 इज 36 माइनस 6 इज 30,
ये क्वेश्चन एक्चुअली बिल्कुल ठीक था. लेट मी क्लियर एंड सॉल्व इट द अदर वे. चलिए, क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, 18 और 30 का कैसे लिंक था. हमने पहले डिफरेंस चेक किया, वो यहाँ तक तो ठीक था, बट वो आगे लॉजिक नहीं चला बिकॉज दो जगह 24 तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाए. अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन. 18 इंटू 2 बिकम्स 36 एंड 36 में से जब हमने 6 माइनस किया तो 30 आंसर आ गया. सिमिलरली 30 इंटू 2 इज 60. 16 में से अब हमने कितने माइनस करेंगे कि 48 आएगा. 12 मीन्स 6 का डबल हो गया. 48 इंटू 2 नाउ इज 96. 96 में से कितने मैंने माइनस किए कि 72 आ जाएगा, तो मैंने 24 माइनस किए तो आ गया हमारे पास 72. अब आप लॉजिक समझो, इसका डबल इसका डबल. फिर मैंने 72 को जब इंटू 2 किया तो ये आ गया 144. 144 में से मैंने कितना माइनस किया, मैंने 48 माइनस किया. लेट मी चेक. 144 माइनस 48, 14 में से गए 6. बिल्कुल ठीक है. तो मैंने यहाँ पे ये चीज लगाई तो मेरे पास आ गया 96. ऑब्वियसली मैं अगले में क्या करूंगी, 96 इंटू 2. पहले मैं इसको सॉल्व करूंगी. 21192. इसमें से अब मैं कितना माइनस करूंगी, 96 को. तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 96 ही आंसर आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर डी. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पे अब आपने देखा हमने क्या किया, पहले हमने इंटू 2 करा हर एक चीज को, फिर हमने 6 को माइनस करा, 12 को माइनस किया, मीन्स इंटू 2 माइनस करते गए. अगला क्वेश्चन है हमारे पास 81 9 64 क्वेश्चन मार्क 49 7. देखिए, अगर आपको नंबर सीरीज करनी है, सिंप्लीफिकेशन करना है, ये चैप्टर्स के लिए बहुत ओवरऑल क्वांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इन दोनों चैप्टर्स के लिए स्पेसिफिकली आपको स्क्वायर्स 1 से लेके 25 एंड क्यूब 1 से लेके 20 तक, अगर आपको ये सब याद है ना, आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करना. बहुत क्लियरली विजिबल है कि 9 का जो स्क्वायर होता है, 9 इंटू 9 इज 81. 7 इंटू 7 इज 49. तो उस हिसाब से यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 64 आएगा. तो अगर आपको पता ना कि 8 8 64 होता है, तो यहाँ पे आप 8 सिंपली मार्क कर दोगे, आपको ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. तो आपका जो आंसर इधर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 8. अगला है द एज ऑफ दीपक एंड विकास आर इन रेशियो 7:5. ये इनकी प्रेजेंटेशन रेशियो है 7 and 5x. कैसे, दीपक और विनय की. उसके बाद 10 ईयर हेंस, 10 साल के बाद उनकी एज जो हो जाएगी वो हो जाएगी 9/7. अब देखो 10 साल के बाद मतलब अगर वो आज 7x में है तो 10 साल जोड़ेंगे दीपक में, 10 साल ही जोड़ेंगे विकास में. इनकी जो एज बन जाएगी वो बन जाएगी 9:7. अब हमें बताना है प्रेजेंट एज ऑफ दीपक. तो हमें दीपक की जो प्रेजेंट एज गिवन है वो है 7x. हमें ये फाइंड आउट करना है. चलिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7x plus 10 has to be multiplied with 7 and 5x plus 10 has to be multiplied with 9. 7 7s are 49x plus 70. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 5. इफ x इज इक्वल टू 5 और हमें 7x की वैल्यू बतानी थी, तो 7 इंटू 5 बिकम्स 35, विच इज ऑप्शन नंबर डी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर. अगला है 2/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर को हम x ले लेते हैं एंड सेकेंड नंबर को हम y ले लेते हैं. वो कह रहे हैं 2/3 ऑफ x इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ सेकेंड नंबर. y का क्यूब इसके बराबर है. इफ द सेकेंड नंबर मतलब y, if the second number is equal to 12% of 50, 12% of 50, what is the sum of first number and second number? x plus y की वैल्यू क्या आएगी, हमें ये बताना है. अब y is equal to 12%, 100 आ जाएगा. 50 से जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6. मतलब y की वैल्यू है हमारे पास, y इज इक्वल टू 6. सिंपल, यहाँ तक सॉल्व हो गया. y इज इक्वल टू 6, हमारे पास y की वैल्यू तो आ गई. अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, 6 का क्यूब जो है वो 2/3 है x के. 6 का क्यूब कैसे फाइंड होता है, जब भी किसी चीज की पावर जितनी होगी उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे. ये पावर होती है जो ब्रैकेट के ऊपर है. तो 6 की पावर अब 3 है, 3 बार निकालेंगे क्यूब आ जाएगा. 6 6 होता है
36 और 36 को जब 6 से करोगे आ जाएगा 216। पीछे भी मैंने आपको बताया था कि क्यूब आपको अगर आते होंगे 1 से 15 तो इस क्वेश्चन को हमें ये सब तो सॉल्व ही ना करना पड़ता, 216 डायरेक्ट पता था। अब यहाँ पे हम इसको जब सॉल्व करेंगे 2/3x इज इक्वल टू 216, इसको सॉल्व करूंगी 108 आ जाएगा। x को अब यहाँ पे x यहीं का यहीं रहेगा, 108 में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 324 आ जाएगा। यहाँ पे हमें x की वैल्यू पता चल गई 324। हमें पता है इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करके 330 आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 1। अगला है यहाँ पे हमें अंडर रूट गिवन है 2916। वो पूछ रहे हैं इसका अंडर रूट किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम कि हमारे पास ये आंसर आ जाए। तो इसके लिए आपको इसको सॉल्व करना है। पहले तो अंडर रूट कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि 6 का स्क्वायर मतलब किस चीज का स्क्वायर 6 पे खत्म होता है। 4 4 जार क्या होता है 16, ये भी 6 पे खत्म हो रहा है। 6 6 जार 36 भी 6 पे खत्म हो रहा है। तो या तो आएगा 4 या तो आएगा 6, सिंपल। और अब यहाँ पे आगे अब हम नंबर देखेंगे जो बचा हुआ है, दैट इज 29। 29 अब बचा हुआ है। अब हम चेक करेंगे ये किसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर भी नहीं है। इससे पहले आता है 5 इंटू 5 इज 25, 6 इंटू 6 इज 36। तो यहाँ पे अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे तो पहला ये 5 ही आएगा, बिकॉज कोई दो नंबर वाला है, 2 डिजिट है जिसका ये स्क्वायर है। इधर तो 5 आ गया। अब 4 आने के 6 हम कैसे चेक करते हैं, जिसका हमने अब 25 हमने 29 से रिलेट करके 5 लिख दिया। अब हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आ जाएगा। ये छोटा है ना 29 30 से, तो हमारा छोटे वाला नंबर जो होगा वो आंसर होगा। मतलब 54 का जो स्क्वायर है वो है 2916। अब मैं आपको एक बार चेक करना बताती हूँ कि अगर हमें किसी चीज का स्क्वायर मिल गया हमने कैसे चेक करना है कि वो उसका स्क्वायर है कि नहीं। 5 5 जार 25, 4 4 जार 16। अब ये क्या है 5 और 4, इनको कर दो मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 20। 20 को कर दो 2 से मल्टीप्लाई, जो भी यहाँ पे नंबर होंगे उनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा 40। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 1 डिजिट नोट करना है। अब ये एक यहाँ चला जाएगा, जब एक यहाँ चला गया क्या बन गया 41। 1 यहाँ लिख दो, 4 यहाँ चला गया तो ये बन गया 2916। इसका मतलब अब हमें क्या मिल गया 54 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स 2268। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, मैं एक बार इस शीट को क्लीन कर देती हूँ। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। देखिए अब हमें पता चल गया यहाँ तो 54 है। 54 इंटू दिस इज इक्वल टू 2268। तो ये हमारे पास ऐसे ही रह जाएगा, इधर आ जाएगा 2268/54। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 के टेबल पे हम इसको अगर कट करते हैं तो इधर आ जाएगा 1134 और इधर आ जाएगा 27। उसके बाद जब हम इसको आगे अब कट करेंगे 3 के टेबल पे, देखते हैं ये होगा कि नहीं होगा। तो जब हम इसको 3 के टेबल पे करेंगे ये जाएगा 9 पे, ये जाएगा 3 7 8 पे। उसके बाद 9 चेक करेंगे, 9 पे ये जाएगा 42 पे। अब हमें पता चल गया कि अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 42। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके अंडर रूट दूसरी साइड पे जाके स्क्वायर बन जाता है। अब 42 का स्क्वायर चेक करना कैसे करेंगे, 4 4 जार 16, 2 2 जार 4, 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 जार 8, 2 जार 16। 4 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, 1 उधर चला जाएगा, 1764 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगला हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का ही है क्वेश्चन। 361 इंटू 250 प्लस 50 इज इक्वल टू 25x। बिकॉज हमें क्वेश्चन में आके हम उसको x ले लेंगे। नाउ जस्ट टू क्लियर यू वन थिंग, ये सब कुछ किससे सॉल्व होता है, थ्रू बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे अब हमें पहली चीज क्या करनी है, ऑब्वियसली डिवीजन नहीं है तो हम ब्रैकेट भी नहीं है डिवीजन भी नहीं है, हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 361 इंटू 250 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा इसका और आ जाएगा 9025 प्लस 50 इज इक्वल टू 25x। प्लस 50 करके यहाँ हो जाएगा, जब हम इसके अंदर प्लस 50 करेंगे इट बिकम्स 90300 विच इज इक्वल टू 25x। और जब यहाँ पे 90300 को हम डिवाइड कर देंगे 25 से तो हमारा जो आंसर आ जाएगा x का वो आ जाएगा 3612। 3612 is your
राइट आंसर। और यहाँ पे अब हमें क्या गिवन है, 3216। यहाँ पे हमें ऑप्शंस में जो गिवन है वो ऑप्शन कोई भी रिलेटेबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 5 इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर है। फाइन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अजर हैज 60 लीटर्स ऑफ मिल्क। 60 लीटर्स ऑफ मिल्क उसके पास था। अजर है 60 लीटर्स ऑफ मिल्क, मतलब ये हमारे पास मिल्क की क्वांटिटी है। फ्रॉम द जार 12 लीटर्स ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट। तो इसके अंदर से, इस मिल्क में से 12 लीटर्स ऑफ मिल्क इज टेकन आउट, माइनस करेंगे, 48 लीटर्स ऑफ मिल्क इज लेफ्ट एंड इज रिप्लेस्ड बाय द इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब अब जो मिल्क के अंदर, पहले तो सिर्फ मिल्क की बात हो रही थी, बट अब वाटर भी ऐड हो गया। जब हमने 12 लीटर मिल्क उसके अंदर से निकाल दिया, तो हमने 12 60 में से माइनस किया, 48 आ जाएगा। अब 48 जो है वो मिल्क की क्वांटिटी है, वो कह रहे हैं वाटर ऐड कर दिया 12। इक्वल अमाउंट का मिल्क निकाला था, इक्वल अमाउंट का वाटर ऐड कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ 12 लीटर्स ऑफ न्यूली फॉर्म्ड मिक्सचर इज टेकन आउट ऑफ द जार। अब कितना हो गया, 60 लीटर्स टोटल वापस से मिक्सचर हो गया, जिसके अंदर मिल्क एंड वाटर जो था वो था 48 एंड 12। अगर अब हम इसकी रेशियो निकालेंगे, ये हो जाएगा 1:4। तो वो क्या कह रहे हैं आपकी, इसके अंदर से 12 लीटर का मिक्सचर निकाल लिया। ऑब्वियसली जब यहाँ पे मिक्सचर वो बन चुका है, तो 12 लीटर, वी डोंट नो कि सिर्फ वो दूध निकला कि वो वाटर निकला, ऑब्वियसली दोनों का मिक्सचर निकलेगा इन 4:1। तो वो बता रहे हैं कि अब हमें ये बताना है कि 12 लीटर का जब मिक्सचर निकला, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट इज लेफ्ट। अब देखो, 60 में से 12 लीटर निकला, 48 ये तो टोटल था। अब यहाँ मिल्क है और यहाँ वाटर है, जो मिल्क था वो 48 था, ये हमें बताना है इसमें से कितनी कितनी क्वांटिटीज निकली, ताकि जो मिल्क की फाइनल आंसर है हमें वो पता हो कि मिल्क अब कितना बचा। 12 निकला, वो जो 12 निकला वो टोटल था 5, और हमें पता है उस 5 के अंदर एक पानी था, और जो 4 था वो क्या था, मिल्क था। इसको सॉल्व कर दो, क्या आएगा, 48। 48 को जब 5 से डिवाइड करोगे, क्या आंसर आपका आएगा, 9.6। मतलब 9.6 निकलेगा, 9.6 निकलेगा, 38.4 आपका आंसर आ जाएगा। अब 38.4 आपका क्या है, मिल्क। जो an article was purchased for 78350, ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। इट्स प्राइस was marked up by 30%। तो जो जनरल परसेंटेज की वैल्यू रहती है वो 100 रहती है, परसेंटेज इज इक्वल टू ऑलवेज 100। तो इसकी वैल्यू अब 30% बढ़ा दी गई, मतलब इफ दिस इज 100 तो इसको कर दिया गया 130। उसके बाद इट was sold at a discount of 20% ऑन द मार्क्ड अप प्राइस। ठीक है, मार्क्ड अप प्राइस पे ये जो वैल्यू इसकी जो भी आएगी, मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करना सिखा रही हूँ। उन्होंने क्या किया, 20% डिस्काउंट दे दिया इस वैल्यू पे, जो आपके पास वैल्यू आएगी। अब जब 100 वैल्यू थी, 20% डिस्काउंट दे दिया, अब कितना दिया उन्होंने, दिस वाज 100, दिस इज नाउ 80। प्रॉफिट परसेंटेज जो हुआ वो पूछ रहे हैं अब हमारे से। 0 से 2 बार 0 कैंसिल हो जाएगा इधर और इधर, उसके बाद एक जो 0 है वो हमारा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ द पॉइंट इज, अब हम इसको 5 पे कट कर सकते हैं। 7835 when divided by 5 becomes 1567 and this becomes 2, this becomes 4। अब हमें क्या करना है, हमें 1567 को करना है इंटू 13, और फिर हमें करना है उसको इंटू 4। तो आंसर आपका जो आएगा वो आएगा 81484। नाउ दिस इज द सेलिंग प्राइस, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। हमारे से पूछा गया प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, एंड प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो जब आप 81484 में से माइनस करोगे 78350, तो द आंसर will be 3134, एंड अपॉन कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू है वो है 78350 इंटू 100। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 कट गया, 0 से 5 के टेबल पे ये जाएगा 2 पे, और ये हमारा जाएगा 1567 पे। और उसके बाद हमें यहाँ पे बहुत क्लियरली विजिबल हो रहा है कि 1567 इंटू 2 इज इक्वल टू 3134। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 4% आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा। See you in the next video. Thank you so much.